हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं था। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज को 1986 में जो है भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित बिरजू महाराज के बारे में, तो देखिए पंडित बिरजू महाराज ये जो आपके कथक नृत्य से संबंधित थे और ये जो आपके लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से जो है ये ताल्लुकात रखते थे। तो इनका घराना भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1528 में चंदेरी का युद्ध ये जो है किनके बीच हुआ था? तो देखिए, चंदेरी का जो युद्ध है ना ये 1528 ईस्वी में हुआ था और ये मुगल शासक बाबर एवं राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। और राजपूत का जो नेतृत्व कर रहे थे ना ये मेदिनी राय कर रहे थे। और इस युद्ध में जो है राजपूत की जो है वो हार हो गई थी। तो बाबर और राजपूत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज कूलम पर सेकेंड, यानी किस भौतिक राशि का जो मात्रक होता है ना वो कूलम प्रति सेकंड होता है। तो देखिए, करंट का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो आपका कूलम प्रति सेकंड होता है, यानी कूलम पर सेकंड होता है। तो करंट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका एम्पियर भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ FIBA बास्केटबॉल मैचेस, यानी FIBA के अनुसार बास्केटबॉल जो मैच होता है ना उसका समय अवधि जो है वो कितने मिनट का होता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि FIBA यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नियमों के अकॉर्डिंग जो है बास्केटबॉल में प्रत्येक 10 मिनट के जो है वो आपके 4 क्वार्टर होते हैं और कुल जो आपका समय 40 मिनट का होता है। तो 40 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में प्रत्येक क्वार्टर जो है ये आपका 12 मिनट का होता है और इसमें जो कुल समय का जो टाइमिंग होता है ना वो 48 मिनट का होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अंडर विच आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ एड HOC जज इज प्रोवाइडेड, यानी भारतीय संविधान में तथार्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति का प्रावधान है ना ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए, अनुच्छेद 127 में जो है सर्वोच्च न्यायालय में एक तथार्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति का है वो प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 127 आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है तथार्थ न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में जो है नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1951 में भूदान आंदोलन या फिर भूमि उपहार आंदोलन ये जो है किसने शुरू किया था? तो देखिए, 1951 में भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है ना ये विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। तो विनोबा भावे आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखिए, भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है ना ये तेलंगाना के पोचमपाली से हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से गणगौर त्यौहार ये जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो आपका गणगौर त्यौहार है ना ये राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकॉर्डिंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी मौलिक कर्तव्य को जो है
किसकी सिफारिशों के अनुसार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था? तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को जो है ये आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और उसमें जो आपके कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया था। और 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये 11 मौलिक कर्तव्य को जो है वो आपका अनुच्छेद 51 में जो है वो रखा गया है। और पार्ट की बात कर ले तो इसे जो है आपका पार्ट 4A में जो है वो रखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो स्वर्ण सिंह समिति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द एरिया कवर्ड बाय रिवर गोदावरी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, यानी गोदावरी नदी से आच्छादित क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का जो है ये कितना प्रतिशत है? तो देखिए बात कर ले गोदावरी नदी के बारे में। तो देखिए गोदावरी जो है ये गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और भारत में तीसरे सबसे बड़े बेसिन में जो है ये बहता है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है लगभग 10% है। तो 10% आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले गोदावरी का स्रोत कहाँ से होता है? तो ये आपका त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विक्रम सेठ के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो लिखी गई है? तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका ए सूटेबल बॉय दिया गया था। तो देखिए ए सूटेबल बॉय ये जो पुस्तक है ना, ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। तो ए सूटेबल बॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गिवन 2 स्टेटमेंट आर एज फॉलोज, डिजीज काउज्ड बाय ट्रांसमिशन थ्रू। तो देखिए आपका 2 स्टेटमेंट जो है वो गिवन था, जिसमें पूछा गया था कि कौन से रोग संचरण के माध्यम से जो है वो आपका होता है। और इसमें जो आपको सही बताना था, तो पहला जो स्टेटमेंट दिया था ना, वो टीबी जो होता है वो आपका वायरस के कारण होता है। तो इस स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि टीबी आपको पता है कि किससे होता है, तो ये आपका बैक्टीरिया से होता है। और चिकन फॉक्स की बात कर ले तो चिकन फॉक्स जो ये आपका वायरस से होता है। तो ये स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो होगा ना वो आपका सही होगा। तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैलिक एसिड प्रेजेंट इन इट, यानी इनमें से किसमें जो आपका मैलिक अम्ल जो है वो मौजूद रहता है? तो देखिए एप्पल यानी सेब में जो है आपका मैलिक एसिड होता है। तो एप्पल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्कली अर्थ मेटल इज करेक्ट, यानी अल्कली अर्थ मेटल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही दिया गया है? तो जहाँ पे एक स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है ना वो 2 होता है। तो ये स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है, क्योंकि अल्कली अर्थ मेटल्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, यानी संयोजकता जो होता है वो आपका 2 होता है। वहीं अगर बात कर ले अल्कली मेटल्स का संयोजकता यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ये आपका 1 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो है कौन सा कथन जो है वो आपका गलत दिया गया है? तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। जो भी बच्चे एग्जाम देकर आए हैं आप कमेंट करके बताइएगा कि इसके ऑप्शन जो है वो क्या दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, यहाँ पर डांस कर लीजिएगा, फेस्टिवल ने डांस इज सेलिब्रेटेड इन असम, यानी कौन सा नृत्य जो है असम का है? तो देखिए जहाँ पे बच्चों द्वारा मुझे ऑप्शन मिला है कि एक आपका नट पूजा दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका नट पूजा है ना, ये असम का जो है एक लोक नृत्य है। तो अगर नट पूजा ऑप्शन में दिया था तो नट पूजा आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि ऑप्शन में जो है वो आपका झुमरे नाच दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका झुमरे नाच है ना, ये असम का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में से एक है, जो असम के चाय श्रमिकों द्वारा जो है वो किया जाता है। तो अगर झुमरे नाच दिया होगा तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, या फिर झुमरे नाच या फिर नट पूजा में से जो भी दिया होगा वो दोनों में से जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन सा जो है सिंबल जो है वो आपका गलत दिया गया है? तो जहाँ पे ऑप्शन पोटेशियम में जो सिंबल दिया गया था ना वो PO दिया गया था, और सोडियम का Na दिया गया था। हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो आपका H दिया गया था। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, सोडियम का जो सिंबल होता है वो आपका Na होता है, लेकिन पोटेशियम का जो सिंबल होता है ना वो आपका K होता है। तो ये सिंबल जो आपका गलत दिया गया है, तो पोटेशियम वाला आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पहली इमरजेंसी यानी आपातकाल जो है ये कब लगाई गई थी। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका इस प्रकार से दिया गया था कि 1971 से 1969 के बीच लगा था, 1962 से 1968 के बीच लगा था, 1971 से 1975 के बीच लगा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में पहली बार जो आपातकाल है ना वो भारत चीन युद्ध के दौरान ये आपका 1962 से 1968 के बीच लगा था। तो ऑप्शन 2 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरित क्रांति का जो है समय काल पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका 1960 के बाद 1970 से पहले, 1950 के बाद और 1960 से पहले, 1940 के बाद और 1950 से पहले। तो जैसा कि आपको पता है कि हरित क्रांति जो शुरू हुआ था वो आपका 1965 के लगभग समथिंग जो उस समय आपका शुरू हुआ था। और ये जो आपका ऑप्शन 1 है ना, ये जो आपका हरित क्रांति का जो है वो सही समय काल होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एकल नागरिकता ये जो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता जो है ना ये आपका ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में किस प्रकार का न्यायालय है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक न्यायालय सिस्टम, त्रिन्यायालय सिस्टम और बहुन्यायालय सिस्टम है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में बहुन्यायालय सिस्टम है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक रीजनिंग से मुझे मिला था, जहाँ पे गुरु का संबंध अगर शिष्य से है तो कोच का संबंध जो वो किससे होगा पूछा गया था। तो देखिए गुरु का संबंध अगर शिष्य से होता है ना तो कोच का जो संबंध होगा वो आपका खिलाड़ी से होगा। तो खिलाड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन है ना ये किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन है ना ये कॉमनवेल्थ देश के समूह के द्वारा किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टोक्यो ओलंपिक में किस हॉकी खिलाड़ी ने जो है भारत के तरफ से सबसे अधिक जो है वो गोल मारे थे। तो जैसा कि आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत में हॉकी खिलाड़ी ने जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था और भारत ने जो इसमें टोटल 25 जो है वो गोल किए थे। और सबसे ज़्यादा जो गोल है ना ये हरमनप्रीत सिंह ने किया था। तो हरमनप्रीत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से अरेंजमेंट से आपका पूछा गया था, यानी सही ऑर्डर में जो आपको अरेंज करना था, जहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया था सेल। तो देखिए सेल से जो आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से जो आपका ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से जो आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये जो आपका सही ऑर्डर होगा। तो इस क्रम से जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन को वो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केलुचरण महापात्रा इनका जो संबंध है ना ये किस नृत्य से है। तो देखिए केलुचरण महापात्रा का जो संबंध है ना ये आपका ओडिसी नृत्य से है। तो ओडिसी नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में चांदी का उत्पादन जो है ये सबसे कम किस राज्य में होता है। तो देखिए भारत में चांदी का जो उत्पादन है ना ये सबसे ज़्यादा तो आपका राजस्थान राज्य में होता है, लेकिन सबसे कम पूछा गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम जो होता है ना वो आपका गुजरात राज्य में होता है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक जो आपका अनुच्छेद से पूछा गया था, जो कि आपका एक समानता का अधिकार यानी अनुच्छेद 16 या फिर 16.2 से जो आपका पूछा गया था, बच्चों द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया ये प्रश्न। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 16 में आपका कहा गया है कि सार्वजनिक रोजगार में व्यक्तियों को अवसरों की समानता, ये जो आपका अनुच्छेद 16 से संबंधित है। अनुच्छेद 16(1) में आपका बताया गया है कि इस अनुच्छेद के तहत भारत के सभी नागरिक जो है किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में रोजगार या फिर नियुक्ति से संबंधित मामले में जो है समान अवसर प्राप्त करने का जो है वो हकदार है। तो ये आपका अनुच्छेद 16 के 1 में बताया गया है। और अनुच्छेद 16 के 2 में यह आपका अनुच्छेद बताता है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में जो है रोजगार या नियुक्ति के लिए धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या फिर निवेश के आधार पर नागरिक के भेदभाव पर जो है वो रोक लगाता है। तो ये जो आपका अनुच्छेद 16 के 2 में बताया गया है। तो अगर ये पूछा गया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आया था कि प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी ये जो किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है। तो देखिए ये जो आपकी अन्नपूर्णा देवी है ना ये सुरबहार वादन में उस्ताद थी और ये जो आपका मेहर घराने के संस्थापक अलाउद्दीन खान की बेटी और शिष्या थी और इन्हें जो 1977 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो सुरबहार वादन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आगरा शहर की जो स्थापना है ना ये किसने की थी। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सिकंदर लोदी ने जो है
1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो है राज्य कौन सा रहा था? तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट रहा था वो आपका केरल राज्य का रहा था। केरल का साक्षरता दर कितना रहा था? तो 94% रहा था। वहीं अगर पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो केरल में पुरुष साक्षरता दर जो रहा था वो 96.11% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है वो 92.07% रहा था। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए 2011 की जनगणना में भारत का जो साक्षरता दर रहा था ना वो 74.04% रहा था। वहीं अगर पुरुष की साक्षरता दर की बात कर ले तो 82.14% रहा था और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 65.46% रहा था। बात कर ले 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा रहा था? तो ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार का साक्षरता दर कितना रहा था 2011 की जनगणना में? तो ये आपका 63.82% रहा था, जो कि 35वें स्थान पर यानी लास्ट पोजीशन पे जो है ये आपका बिहार राज्य रहा था। वहीं अगर बात कर ले 34वें स्थान पे कौन सा राज्य रहा था? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। अरुणाचल प्रदेश का 2011 की जनगणना में जो लिटरेसी रेट रहा था ना वो 65.38% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो है ये किस राज्य का रहा था? तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना उसमें सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो आपका केरल राज्य का रहा था। केरल का लिंगानुपात कितना रहा था? तो देखिए 1000 पुरुषों पर जो है 1084 महिलाओं की संख्या थी। तो 1084 आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका हरियाणा राज्य का रहा था। हरियाणा राज्य का लिंगानुपात कितना रहा था? तो 1000 पुरुषों पर जो है 879 महिलाएं थी। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो आपका लिंगानुपात रहा था केंद्र शासित प्रदेश में ये आपका पुडुचेरी का रहा था। पुडुचेरी का जो है 1038 रहा था। और सबसे कम अगर लिंगानुपात की बात कर ले यानी आपका जो है दमन और दीव का जो है सबसे कम जो है वो लिंगानुपात रहा था। दमन और दीव का लिंगानुपात कितना रहा था? तो 1000 पुरुषों पर जो है 618 महिलाएं थी। वहीं अगर भारत का लिंगानुपात पूछ ले तो देखिए भारत का जो लिंगानुपात रहा था ना वो 943 रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बाबर ने तोपखाने यानी गोला बारूद का जो प्रयोग है ना ये पहली बार किस युद्ध में किया था? तो देखिए बाबर के द्वारा तोपखाने का जो पहली बार प्रयोग है ना ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध ये जो है कब हुआ था? तो ये आपका 1526 में हुआ था। और किनके मध्य हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है बाबर जो है वो जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी जो है वो मारा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि T20 विश्व कप 2021 में जो है सर्वाधिक रन ये जो है किस खिलाड़ी ने मारा था? तो देखिए T20 विश्व कप 2021 में सर्वाधिक रन जो है ये पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने मारा था। बाबर आजम ने जो है टोटल 6 मैचों में जो है सबसे ज़्यादा 303 रन मारा था। बात कर ले T20 विश्व कप 2021 का जो है ये कौन सा संस्करण रहा था? तो ये 7वां संस्करण रहा था। और ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। बात कर ले इसके विजेता टीम कौन रहा था? तो देखिए 2021 का T20 विश्व कप का जो विजेता है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। वहीं अगर बात कर ले उप विजेता कौन रहा था? तो ये आपका न्यूजीलैंड देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा 2022 का जो आपका T20 विश्व कप हो रहा है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी है? तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा ये सभी जो नदियां हैं ना ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका आर्टिकल 76 है ना, ये महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गुजरात में नवरात्रि के दौरान जो है ये कौन सा नृत्य किया जाता है। तो देखिए गुजरात में नवरात्रि के दौरान जो है ये आपका गरबा नृत्य किया जाता है। तो गरबा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फुगड़ी नृत्य गोवा में किस त्योहार के दौरान किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका फुगड़ी है ना, ये गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा जो है गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान जो है वो आपका किया जाता है। तो गणेश चतुर्थी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो है ये आपका कर्नाटक के बेंगलोर में आयोजित किया गया था। और कब से कब तक, तो ये आपका 24 अप्रैल 2021 से जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो बेंगलोर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके पदक तालिका के बारे में, तो देखिए इसमें जो आपका जैन यूनिवर्सिटी है ना वो पहले स्थान पे रहा था। जैन यूनिवर्सिटी ने जो है टोटल 32 पदक जीते थे, जिसमें 20 जो है वो गोल्ड मेडल और 7 जो है वो सिल्वर और 5 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल रहा था। सेकंड स्थान पे जो आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रहा था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने जो 17 गोल्ड मेडल जीता था और टोटल मेडल की बात कर ले तो ये 51 मेडल जीते थे। वहीं अगर पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये आपका तीसरे स्थान पर रहा था और ये जो है 15 गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। तो ये पदक तालिका भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने ओलंपिक में अब तक जो है हॉकी में कितने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक जो है कुल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें से 6 लगातार 1928 से 1956 तक जीते थे। और इसके बाद टीम ने जो है 2 गोल्ड मेडल जो है साल 1964 और मॉस्को 1980 में जो है वो जीते थे। तो 8 गोल्ड मेडल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि थाईपुसम एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका थाईपुसम त्यौहार है ना, ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है किस भगवान को समर्पित है। तो देखिए थाईपुसम जो त्यौहार है ना, ये भगवान मुरुगा को समर्पित है। और ये जो भगवान मुरुगा है ना, ये आपके शिव और पार्वती के पुत्र हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में जो है किसने की थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ना 1784 में यानी 15 जनवरी 1784 को जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। तो सर विलियम जोन्स आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो रही थी उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए उस समय जो बंगाल का जनरल गवर्नर था ना वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो 1773 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ कुतुब मीनार यानी कुतुब मीनार की जो ऊंचाई पूछी गई थी। तो देखिए कुतुब मीनार का जो ऊंचाई है ना वो 73 मीटर है। तो 73 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इलियास डायनेस्टी यानी इलियास शाही वंश का जो संस्थापक है ना ये कौन था। तो देखिए इलियास शाही वंश का जो संस्थापक था ये शमसुद्दीन इलियास शाह था। तो शमसुद्दीन इलियास शाह का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच एसिड इज फाउंड इन फिश एंड आलमंड यानी मछली और बादाम में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए मछली और बादाम में जो है ये आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। तो ओमेगा 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सीएनजी यानी सीएनजी का जो है प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो देखिए सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और सीएनजी का जो प्राथमिक घटक होता है वो आपका मीथेन यानी CH4। ये जो आपका 80 से 90% जो है ये आपका सीएनजी में रहता है। तो मीथेन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले एलपीजी का जो अगर कंपोजिशन पूछा जाए तो देखिए एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है ना ये आपका प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एलपीजी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका
इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं जो है इनमें से कौन सी है, यानी यूनिटरी फीचर जो है इनमें से कौन सा आपको बताना था। तो ऑप्शन में आपका एक जो है सिंगल सिटीजनशिप दिया गया था, यानी ये जो आपका एकल नागरिकता है ना, ये भारतीय संविधान की जो है एकात्मक विशेषताएं हैं। तो एकल नागरिकता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संपत्ति का अधिकार जब कानूनी अधिकार बना था उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जैसा कि आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार जो है मूल संविधान में ये जो आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है मौलिक अधिकार से हटाकर जो है इसे अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार कर दिया गया था। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ना, वो आपके मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा त्यौहार जो है वो झारखंड का त्यौहार है, यानी जो आपका स्प्रिंग सीजन के बारे में पूछा गया था कि स्प्रिंग सीजन में जो है झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये जो आपका सरहुल त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। और ये जो आपका सरहुल त्यौहार है ना, ये झारखंड में नए साल के त्यौहार के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो सरहुल आपका करेक्ट आंसर होगा।